सामान्य जन की यात्रा जीएस जर्नी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स की एक विशेष श्रृंखला जिसमें हम 10 सवाल के साथ आपके बीच में होते हैं और ये सारे सवाल विविध प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्व रखते हैं। इसी कड़ी में आज आपके सामने जिन सवालों को लेकर के हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं, उससे पहले हम चाहेंगे कि एक सवाल जो कल आपसे हमने किया था उस पर चर्चा करें। कल हमने आपसे कहा था कि 21 मई को किस प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि है, तो इसका सही उत्तर होगा राजीव गांधी। राजीव गांधी की हत्या एलटीटी के आतंकवादियों ने 21 मई 1991 को एक राजनीतिक सभा को संबोधित करते हुए मद्रास से 40 किलोमीटर की दूरी पर श्री पेरुम्बदूरम है वहां कर दी थी। ये कल के प्रश्न का उत्तर था और आज के लिए हमारा सवाल है, आज 23 मई कौन सा दिवस मनाया जाता है? 23 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? एक बार फिर से क्वेश्चन को ध्यान से सुने, 23 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? और अब आज का पहला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर। ताइवान ट्रैवलॉग पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, इस बार का देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार काफी चर्चा में रहता है और क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? गीतांजलि श्री, यांग स्वांग जी, डेविड असजले, जेनी एरपेनबेक। ताइवान ट्रैवलॉग पुस्तक, इस पुस्तक के लिए दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और इसको जीतने वाले हैं युंग स्वांग जी। काफी प्रतिष्ठित पुरस्कार है ना। इस एक मंदारिन भाषा की पुस्तक है जिसका अंग्रेजी अनुवाद लीन किंग ने किया है। डेविड असजले ने अपने उपन्यास फ्लैश के लिए 2025 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार जीता था और एरपेनबेक द्वारा लिखित और माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित कैरोश ने 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को लेकर के अब है कि आप भाषा किसी में भी हो तो उसके अधिकारी आप बन सकते हैं, लेकिन उसका मूल्यांकन होता है वह उसके अंग्रेजी अनुवाद पर ही होता है, इसलिए अंग्रेजी अनुवाद होना आवश्यक है। यहाँ एक बात और ध्यान में रखें, मंदारिन एक समय था कि यह विश्व की सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी, लेकिन अभी आंकड़े में यह दूसरे नंबर पर है। यह चीन की प्रमुख भाषा है। चीन में आपको ज्यादातर लोग मिलेंगे मंदारिन बोलने वाले। भारत और इटली के बीच 2029 तक कितना द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया गया है? अभी अभी आपने जैसा कि जाना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपने 5 देशों की यात्रा के अंतिम समय में इटली की यात्रा किया और वहां पर उन्होंने एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता किया है। अब इसके अनुसार आपको ये बताना है कि द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य वर्ष 2029 तक क्या रखा गया है भारत और इटली के बीच में? 20 अरब यूरो, 10 अरब यूरो, 25 अरब यूरो और 15 अरब यूरो। और सही आंसर है इसका 20 अरब यूरो। यानी 2029 तक का लक्ष्य है कि भारत और इटली के बीच का जो द्विपक्षीय व्यापार है वह 20 अरब यूरो को प्राप्त कर लेगा। भारत इटली रक्षा औद्योगिक रोडमैप भी तैयार किया गया इस दौरान। जैसा कि हमें पता है कि मोदी जी की मुलाकात प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के बीच हुई। जियोर्जिया मेलोनी अभी इटली के प्रधानमंत्री, यह भी ध्यान में रखना है, इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी। और चर्चा में एक कारण से भी यह वार्ता रही है कि वहाँ उन्होंने, जैसा कि आपने सुना होगा कि इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को एक टॉफी भेंट किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया है। तो यह यात्रा का अंतिम यानी 5 दिवसीय यात्रा का अंतिम पड़ाव था इटली। अगला सवाल आपके लिए है, किस निजी क्षेत्र की रक्षा कंपनी ने ओडिशा के चांदपुर में सूर्यास्त लंबी दूरी के रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया? यानी सूर्यास्त, ध्यान में रखना है, सूर्यास्त है लंबी दूरी का रॉकेट सिस्टम। इसकी जो इसकी जो क्षमता है रॉकेट प्रणाली है वह 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर रेंज का है। चांदपुर में इसका सफल परीक्षण किया गया है। आपको बताना है कि इसका सफल परीक्षण चांदपुर में जो किया गया वह किस कंपनी के द्वारा किया है? यानी निजी क्षेत्र की रक्षा कंपनी। तो निजी क्षेत्र की रक्षा लार्सन एंड टोब्रो, नीवे लिमिटेड, टाटा एडवांस सिस्टम्स, भारत फोर्ज। और सही आंसर है इसका नीवे लिमिटेड। नीवे लिमिटेड जो एक निजी क्षेत्र की रक्षा कंपनी है उसने
सूर्यास्त नामक एक लंबी दूरी के रॉकेट सिस्टम को डेवलप किया है और इसका सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है। अगले सवाल से पहले थोड़ा सा इस पर हम नजर डालते हैं। अगला सवाल है, चौथा है, हाल ही में अमेरिकी ओपन गोल्फ टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी गोल्फर कौन बने? अमेरिकी ओपन गोल्फ टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय गोल्फर कौन है? शुभंकर शर्मा, अनिर्बान लाहिरी, मानव शाह, गगनजीत भुल्लर, और सही आंसर है इसका मानव शाह है। 36 होल के अंतिम क्वालिफाइंग इवेंट में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए मानव शाह ने इस उपलब्धि को प्राप्त किया है। और अगला सवाल हमारे सामने है, आज का 5वां है, भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है जिसने कैबिनेट स्तर पर एक समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग बनाया? कैबिनेट स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग किसने बनाया है? ऑप्शन आपके लिए है केरलम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, और सही आंसर है इसका केरलम। केरलम, अब इसका नाम जैसा कि आप जानते होंगे केरलम है कि नवनिर्मित यूडीएफ सरकार ने पीके कुनहाली कुट्टी को यह विभाग सौंपा है ना, जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के वरिष्ठ नेता हैं। एआई पोर्टफोलियो की स्वतंत्र प्रशासनिक पहचान देते उद्योग एवं वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप्स जैसे विभागों के साथ इसे जोड़ा गया है। बांग्लादेश सांख्यिकी ब्यूरो के हालिया व्यापार आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका को पछाड़कर बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? दूसरा सबसे व्यापारिक भागीदार बांग्लादेश के साथ कौन बन गया है? रूस, भारत, नेपाल और पाकिस्तान। सही आंसर है भारत। अब अमेरिका को उसने तीसरे नंबर पर ला दिया है। गौरतलब हो कि बांग्लादेश के साथ जब व्यापारिक बात की जाएगी, एक सांख्यिकी जो आंकड़ा है उसके अनुसार, तो उसका सबसे बड़ा व्यापार चीन के साथ होता है, यानी चीन के साथ है। पहला स्थान पर चीन है, दूसरा स्थान पर अब भारत हो गया है। बांग्लादेश के साथ बातचीत व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो, और तीसरा स्थान पर अब अमेरिका आ गया। यहाँ ध्यान में रखना 123.28 अरब टका का व्यापार जो है सो भारत के द्वारा किया गया, हाल में जो रिकॉर्ड किया गया है, और इसमें 8.47% की वृद्धि हुई। 7वां सवाल है, उज्जैन में आगामी सिंहस्थ कुंभ महापर्व 2028 के लिए एआई संचालित भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी की है? उज्जैन में आगामी जो सिंहस्थ कुंभ महापर्व 2028, ध्यान में रखना है 2028 में सिंहस्थ कुंभ महापर्व होने वाला है। इसके लिए एआई संचालित भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एआई के माध्यम से भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। आपको बताना है कि किस कंपनी को यह जिम्मेदारी दी गई है। मध्य प्रदेश के द्वारा किस प्रौद्योगिकी कंपनी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है? विकल्प आपके लिए है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, गूगल क्लाउड इंडिया, अमेजॉन वेब सर्विसेज और आईबीएम इंडिया। यह जिम्मेदारी दी गई है गूगल क्लाउड इंडिया, उसके साथ मध्य प्रदेश सरकार ने साझेदारी की है। तकनीक को बढ़ावा देने के लिए इंदौर में एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है, और ध्यान में रखना है कि इसका मूल उद्देश्य है कि तीर्थयात्रियों के सामने जो परेशानी होती है उसके वह कम किया जाए। जैसा कि हम लोग जानते होंगे कि कुंभ का आयोजन भारत में कई जगहों पर होता है, उसमें से उज्जैन में भी होता है। रोटेशन सिस्टम के अनुसार कुंभ हरिद्वार, उज्जैन और उसके बाद प्रयागराज में होते रहते हैं। भारत में ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस संस्था ने E30 पेट्रोलियम के लिए नए नमक जारी किए? नीति आयोग, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस विभाग, भारतीय मानक ब्यूरो और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और सही आंसर है इसका भारतीय मानक ब्यूरो। ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस संस्था ने E30 30% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलियम के लिए नए मानक नमक जारी किया है? वह है भारतीय मानक ब्यूरो। अगला सवाल से पहले थोड़ा सा देखते हैं। E20, इसमें 20% इथेनॉल था, और अब जो आया है उसमें 30% इथेनॉल को मिश्रित किया जाएगा पेट्रोल के साथ।
अगला सवाल हमारे लिए है, किस फुटबॉल क्लब ने 22 साल के लंबे इंतजार के बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्सेनल, लिवरपूल और चेल्सी। जैसा कि आप जानते होंगे कि इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल का बहुत बड़ा लीग है और इसको इस बार जीता है आर्सेनल ने। गौरतलब हो, यह पुरस्कार आर्सेनल को इससे पहले मिला था 2004 में, और 2004 के बाद एक लंबे इंतजार के बाद इस बार इसने इस खिताब को अपने नाम किया है। और जैसा कि हम लोग जानते होंगे कि इस पर प्रायः मैनचेस्टर का दबदबा रहता था, लेकिन इस बार मैनचेस्टर को हरा करके आर्सेनल ने इस मुकाबले को अपने नाम किया है। मई 2026 में एशियाई उत्पादकता संगठन शासी निकाय की 68वीं बैठक की मेजबानी किस शहर में की गई? नई दिल्ली, टोक्यो, जकार्ता, बैंकॉक। सही आंसर है इसका नई दिल्ली में इसका मेजबानी किया गया है। 3 दिवसीय बैठक 20 से 22 मई के बीच में नई दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित की गई। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 21 मई 2026 को इस बैठक को उद्घाटन सत्र को संबोधित किया था। ये थे आज के 10 सवाल, जिसके साथ हम आपके बीच में उपस्थित हुए। बने रहे हमारे साथ। आज भर के लिए बस इतना।